नमस्कार दोस्तों, मैं सुधाकर पांडे एक बार फिर मौर्य साम्राज्य के पार्ट 2 से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे भी परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। आइए देखा जाए। इसका पहला पार्ट मैंने डाल दिया हुआ है, उसको भी देखें, तब यह बेहतर समझ में आएगा। मैंने पहले पार्ट में मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत की चर्चा कर दिया हुआ है, क्योंकि इतिहास वही है जिसके कुछ न कुछ साक्ष्य हैं। जब तक स्रोत नहीं होगा, जब तक साक्ष्य नहीं होगा, तब तक वह इतिहास नहीं होगा। तो इसके संबंधित मैंने वीडियो डाल दिया है, इसका पार्ट 1 होगा, जाकर देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं पार्ट 2 में। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में सबसे बड़ा जो उदय का कारण बनता है वह बनता है नंदवंश। अब नंदवंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद हुआ करते थे। अब महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वह मगध था। अब मगध जनपद धीरे धीरे एक साम्राज्य में बदल गया और इस तरह से मगध साम्राज्य में 3 वंशों ने शासन किया था। पहला जो वंश है मगध वंश का जो संस्थापक रहा वह आपका हर्यक वंश। मगध वंश का जो संस्थापक था उसमें 3 वंशों ने शासन किया। जैसे पहला आपका हर्यक वंश है, फिर आपका शिशुनाग वंश है और फिर आपका नंद वंश है। हर्यक वंश का स्थापना आपका बिंबिसार ने किया था, शिशुनाग वंश की स्थापना आपका शिशुनाग ने किया था और नंद वंश की स्थापना आपका महापद्म नंद ने किया था। तो महापद्म नंद को हम उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका संबंध मौर्य वंश से है, इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो महापद्म नंद वंश का संस्थापक होता है, जिसे हम उग्रसेन के नाम से भी जानते हैं। अब उग्रसेन का शाब्दिक अर्थ होता है अत्यधिक गुस्सा वाला या अधिक गुस्सा वाला या बहुत अधिक गुस्सा प्रवृत्ति का था। और इसे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे एकराट, सर्वछत्रांक किसमें कहा गया है? सर्वछत्रांक इसे पुराणों में कहा गया है। सर्वछत्रांक का मतलब ये समझ सकते हो क्षत्रिय विनाशक व्यक्ति था। इसे आप दूसरे परशुराम के नाम से जान सकते हैं। उसी का लड़का था धनानंद। कहीं कहीं से धनानंद पढ़ने को भी मिलेगा। धनानंद का शाब्दिक अर्थ होता है अतुल धन का मालिक। इसके पास धन का भंडार था और धन के भंडार होने के कारण ही इसके पास एक विशाल सेना थी। और जिस तरह से इसके पिता सोचा करते थे वैसा ही सोच इसका मिलता था। यह भी अपने साम्राज्य को क्षत्रिय विहीन करना चाहता था और इसी धनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इसलिए इसको जानना हम लोग को थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि घनानंद किसके समकालीन था। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है कई बार पूछा हुआ है, तो घनानंद सिकंदर के समकालीन था या घुमा के क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर किसके समकालीन था, ऐसा होगा आपका घनानंद। अब आइए सिकंदर पर थोड़ा सा चर्चा कर ले। जिस तरह से मौर्य वंश को पढ़ने के लिए नंद वंश के बारे में जानना जरूरी है, ठीक उसी तरह से सिकंदर के बारे में भी जानना जरूरी है। जैसा कि आप जानते होंगे दोस्तों कि सिकंदर को आप विश्व विजेता के नाम से जानते हैं, इसे अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा सा परिचय लेंगे। सिकंदर का जन्म 356 BC में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप था। जन्म स्थान यूनान के मकदूनिया में होता था। जब यह 20 वर्ष का था तो इसके पिता का देहांत हो गया और देहांत हो जाने के कारण 20 वर्ष की अवस्था में मकदूनिया का शासक बन गया। इसके गुरु का नाम अरस्तु था। अब आया गुरु का थोड़ा सा नाम आया तो थोड़ा सा हम गुरु पे चर्चा कर लें। दोस्तों, इतिहास में गुरुओं का बहुत महत्व रहा हुआ है और पहले के जो गुरु थे ईश्वर और भगवान से कम नहीं थे और शिष्य भी वैसा ही हुआ करते थे। उस समय प्राचीन भारत में कई गुरुओं में से कुछ गुरु ऐसे थे जो बहुत महान है, जिसमें से अरस्तु का एक योगदान है। एक अरस्तु है जो यूनान में है और दूसरे इधर भारत में आपको चाणक्य है। तो जब यह क्या करता है, सिकंदर क्या करता है, वह भारत विजय अभियान की योजना बनाता है। दोस्तों, जब भारत विजय अभियान की योजना बनाता है तो अपने गुरु जी के पास आता है
और गुरु जी से कहता है कि हे गुरु, मैं भारत जा रहा हूँ, मैं भारत जीतने जा रहा हूँ, मुझे आपने बहुत कुछ सिखाया हुआ है। बोलिए, भारत सुने हैं सोने की चिड़िया है। मैं चाहता हूँ कि जब भारत जाऊँ तो वहाँ से जब वापस आऊँ तो आपके लिए गुरु दक्षिणा में कुछ लेके आऊँ। अरस्तु जब भारत विजय अभियान की बात सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि अरस्तु को भारत के गुरुओं और भारत के योद्धाओं के बारे में विश्वास था। अरस्तु सिकंदर को समझाते हैं, मनाते हैं, रिझाते हैं, लेकिन सिकंदर तो मानने वाला था ही नहीं। सिकंदर विश्व विजेता बनने का ठान लिया था। अंतिम में जब नहीं मानते हैं तो मैंने एक कविता सुना हुआ है, उस कविता को मैं आपके सामने दोस्तों परोसना चाहूंगा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सिकंदर को अरस्तु समझा रहे हैं। कैसे समझाते हैं सिकंदर को कि चहु दिशा की ओर जाना सिकंदर, मगर मत जाना तुम उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर की ओर रहता एक गुरु ज्ञानी है। बस यही जान जा सिकंदर, तू आग है तो वो पानी है। यह किसका इंडिकेशन कर रहे थे? यह इंडिकेशन कर रहे थे चाणक्य के बारे में, क्योंकि चाणक्य एक तरफ घनानंद का विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाने का ठान लिया था। तो दोस्तों एक बार और देखें कैसे बोला कि चहु दिशा की ओर जाना सिकंदर, मगर मत जाना तुम उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर रहता एक गुरु ज्ञानी है। बस यही जान जा सिकंदर, तू आग है तो वह पानी है। अब मैं जानता हूं सिकंदर, तू बहुत अभिमानी है, तू मानेगा नहीं, जरूर जाएगा। अब जब चाणक्य का नाम ले लिए तो सिकंदर तो महत्वाकांक्षी आदमी था भाई। अब उसके दिमाग में आ गया, गुरु जी इतना महान, हमसे महान कौन हो सकता है, अब हम पक्का आक्रमण करेंगे। सिकंदर गुरु जी से बोला कि वो सब छोड़ दीजिए, क्या करना है, कैसे आक्रमण करना है, वो हम पे डिपेंड है। आप बस ये बोलिए कि हम भारत जाएं तो आपके लिए क्या लेके आए। अब अरस्तु भी जानते थे कि चलवा मानने वाला नहीं है। बोले ठीक है, जाना तुम भारत सिकंदर, तो लाना वह बंसी जिसे कन्हैया जी बजाते थे। अब मैं भी बजा कर देखूंगा वह गोपियों को कैसे रिझाते थे। लाना वह बंसी, बात कर रहे हैं भारत की। तो जाना तुम भारत सिकंदर, तो लाना वह गंगा का जल जिसमें ऋषि महर्षि नहाते थे। अब मैं भी नहा कर देखूंगा आखिर उसमें वो कौन सा सुख पाते थे। तो बहुत ही समझाने का बात किए गुरु महाराज। अरस्तु को बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन सिकंदर नहीं मानता है। खैर दोस्तों, कविताएं बहुत बड़ी है, आए हम लोग पॉइंट पे है। तो इस तरह सिकंदर भारत में आक्रमण बनाने का योजना कर लेता है और अपने उत्साह जोशों के साथ वह भारत में आक्रमण कर ही देता है। इस प्रकार सिकंदर भारत में 326, कहीं कहीं 26, कहीं कहीं 25 में भारत पर आक्रमण करने को लिखा रहता है। यानी सिकंदर भारत में 326 या 25 में भारत में आक्रमण किया था। इस तरह से भारत जब आक्रमण किया तो सिकंदर प्रारंभ में काबुल को, कंधार को और बैक्टीरिया जैसे क्षेत्रों को जीत लिया। बहुत ही एक तरह से प्रतापी आक्रमणकारी था यह। और इसको जीतते हुए सिकंदर हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए तक्षशिला पहुंचता है। अब यही तक्षशिला है जहां के गुरु रहा करते थे, जिसका नाम है चाणक्य। तो इसलिए इसको भी याद रखेंगे कि सिकंदर क्या करता है, काबुल, कंधार, बैक्टीरिया को जीतते हुए हिंदकुश पर्वत को पार करते हुए तक्षशिला पहुंचता है। अब प्रारंभ उस समय तक्षशिला का जो शासक था वो आम्भी था, जो निहायत ही डरपोक और कायर व्यक्ति था। 5वां नंबर पे आप लोग देखें दोस्तों, पंजाब का जो शासक था, जिसे यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर दिया है, पंजाब का शासक उस समय पोरस हुआ करता था। यानी तक्षशिला के बाद वो पंजाब पर आक्रमण किया और पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करने के बाद वह पोरस के युद्ध में लड़े गए वीरता को देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसे अपना मित्र बना लिया। और मित्र बनाकर, हालांकि पंजाब के शासक पोरस को हरा दिया था, फिर भी उसे उसका प्रांत यानी पोरस को उसका प्रांत वापस कर दिया था, उसके बहादुर थे। अब दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि पोरस और सिकंदर के साथ लड़े गए युद्ध को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों पोरस और सिकंदर के साथ लड़े गए युद्ध को हाइडेक स्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध या वितस्तता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि झेलम का प्राचीन नाम, पहले
नदियों के कुछ प्राचीन नाम हुआ करते थे, जैसे झेलम आधुनिक नाम है, झेलम का प्राचीन नाम वितस्ता हुआ करता था। तो पोरस के साथ और सिकंदर के साथ जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो 3 नामों से जाना जाएगा, फाइडेस, झेलम और वितस्ता। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों हम लोग का कि सिकंदर की सेना ब्यास नदी, जिसका प्राचीन नाम क्या था, बिपाशा, सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी को पार करने से मना की, तो आंसर होगा ब्यास नदी, जिसके कारण सिकंदर 325 बीसी में भारत से वापस लौट गया। अब दोस्तों है सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला था। इतिहास में कुछ घोड़े प्रसिद्ध हैं, जैसे हम बौद्ध धर्म पढ़ाए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। जैसे महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कथक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था, पवन था, बाद में बादल भी हो, है ना। तो इतिहास में कुछ घोड़ा काफी प्रसिद्ध है। तो सिकंदर के घोड़े का नाम बाउकेफला था, जिसके नाम पर वह इतना स्वामी भक्त था कि जिसके नाम पर सिकंदर जब यहाँ से वापस गया तो झेलम नदी के किनारे उसी के नाम पर एक नगर बसा दिया जिसका नाम बाउकेफला था। आगे दोस्तों सिकंदर के कई सेनापति थे, जिसमें जैसे आप पढ़ते होंगे जल सेनापति, थल सेनापति, वायु सेनापति, उस प्रकार सिकंदर के भी सेनापति हुआ करते थे। तो सिकंदर के सभी सेनापतियों में 2 सेनापति बहुत ही महत्वपूर्ण थे, एक जल और दूसरा थल। उस समय वही हुआ करते थे, वायु नहीं थे। तो सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम था निर्याकस, और सिकंदर का जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है और इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे सेल्यूकस निकेटर को, क्योंकि इसका संबंध हम लोग को आगे मिलेगा। इस प्रकार सिकंदर भारत में कुल 19 महीना व्यतीत करता है, 19 महीना तक रहता है और अंततः 323 ईस्वी में वह भारत से लौटता है और भारत से वापस चला जाता है और वापस लौटने के क्रम में वह जब बेबीलोनिया में पहुंचता है, बेबीलोन में पहुंचता है तो उसे ज्वर हो जाता है और इस प्रकार ज्वर के कारण 33 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग का सिकंदर का टॉपिक खत्म होता है। अगला टॉपिक होगा हम लोग का चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था, क्या क्या किया था चंद्रगुप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।